नमस्कार दोस्तों, रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और जैसे जैसे हिप रिप्लेसमेंट्स की संख्या बढ़ रही है हमारे पास रिवीजन्स और भी ज़्यादा आ रहे हैं। यानी कि जिन लोगों का 10 साल पहले, 15 साल पहले या 20 साल पहले ऑपरेशन हुआ था, अब वो सब लोग रिवीजन के लिए हमारे पास आ रहे हैं। रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट का जैसे ही नाम आता है तो पेशेंट के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि मेरी सर्जरी हुई थी, मैंने बहुत अच्छी जगह कराई थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन अब ये ख़राब क्यों हो गए। पहला तो जो हम एस्पेक्ट पे बात करेंगे, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट, रिवीजन होता क्यों है, उस फैक्टर्स पे बात करेंगे। दूसरा, कैसे ठीक किया जाए उसको, और तीसरा हम बात करेंगे हाउ टू प्रिवेंट रिवीजन्स। जिनकी आज रिप्लेसमेंट हो रही है, हम नहीं चाहते कि वो 10 साल या 15 साल के बाद रिवीजन कराने आएँ, उनके इम्प्लांट की लाइफ और भी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हिप रिप्लेसमेंट के जो 80% पेशेंट्स हैं उनकी उम्र 40 वर्ष से कम है। ये उल्टा है नी रिप्लेसमेंट से। नी रिप्लेसमेंट के पेशेंट आमतौर पर 50 या 60 साल के ऊपर के होते हैं, लेकिन हिप रिप्लेसमेंट आमतौर पर 35 या 40 साल की उम्र से पहले ही हो जाता है। तो इन पेशेंट्स की जो इम्प्लांट की ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनका प्राइमरी यानी कि फर्स्ट सर्जरी अगर ठीक से नहीं की जाए तो ये हर 10-15 साल में ऑपरेशन कराते रहेंगे, एंड बाय द टाइम दे गो फॉर थर्ड और फोर्थ सर्जरी बोन में कुछ भी नहीं बचेगा और ये इंसान कभी भी दोबारा नहीं चल पाएंगे। तो इट्स ए बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। पहली चीज़ क्या होती है कि जब भी आपका हिप खराब हो जाता है, आप रिवीजन के लिए जाते हैं, तो मन में सवाल आता है कि क्या हमारे इम्प्लांट में कमी थी, या हमारा हॉस्पिटल अच्छा नहीं था, या सर्जन में कमी थी। यानी कि ये सवाल नेचुरल है, ये आप सोचोगे इसके बारे में, लेकिन हमें स्ट्रेट अवे सर्जन या हॉस्पिटल को ब्लेम नहीं करना चाहिए। एक एग्जांपल हम आपको दिखा रहे हैं केस के साथ। इस पूरी टॉपिक को एक केस के साथ हम लेके चलेंगे। हमारे पास रामलाल आए हैं नेपाल से। इनकी उम्र 38 साल है, नेपाल आर्मी में काम करते हैं। अब से 17 साल पहले इनका फ्रैक्चर फीमर हुआ, फ्रैक्चर नेक फीमर हुआ, जिसमें स्क्रू डाले गए। उस टाइम इनकी उम्र रही होगी 21-22 साल, लेकिन जैसे हम जानते हैं फ्रैक्चर नेक फीमर में कितना भी अच्छा इलाज करो 50% चांसेस हैं कि रिजल्ट नहीं आएगा। एग्जैक्टली वही रामलाल के केस में हुआ, तो अल्टीमेटली इनको हिप रिप्लेसमेंट कराना पड़ा। उसमें रिप्लेसमेंट हुआ, अच्छा हुआ, उन्होंने पूरी अपनी मिलिट्री की ट्रेनिंग की, लेकिन अब वो 38 साल के हुए हैं और अब वो हमारे पास आए हैं डिसलोकेशन ऑफ द हिप लेकर। हिप जॉइंट का डिसलोकेशन हो गया। उसके बाद THR हुआ, हिप रिप्लेसमेंट हुआ। 15 साल हो गए, 17 साल पहले, 17 साल पहले हिप रिप्लेसमेंट हुआ। तो इसमें दिक्कत कब से आनी शुरू हुई? 2 मंथ तो 3 मंथ। उससे पहले ठीक चल रहे थे? अच्छा, पूरा पूरा। आप तो आर्मी में है ना? आर्मी। तो पूरा ट्रेनिंग किया, सब किया? ट्रेनिंग किया, लेबनान मिशन में किया। हाँ। इसके बाद मैंने ऐसे किया, पब्लिक में मास्टर किया। अच्छा। अच्छा। इसके बाद मैं ING में प्रोग्राम ऑफिसर, पब्लिक हेल्थ ऑफिसर के रूप में काम करता था। अच्छा, तो 3 महीने से इसमें पेन शुरू हुआ? पेन शुरू हुआ, 1 महीने से ये डिसलोकेशन हुआ। डिसलोकेट हुआ। इसके बाद से वो कंप्लीट बेड रिटर्न हुआ। उसके बाद इस पे वजन नहीं डाल पा रहे? नहीं डाला। और इसके साथ ही चल रहे हैं 1 महीने से? इसके साथ। और बिल्कुल क्रचेज में है ये यंग मैन, ही इज इन नेपाल आर्मी। ओके, चलिए। लेट जाइए, लेट जाओ, पूरा ऊपर हो जाए। अगर ऐसे फील करें तो थोड़ा बाहर लगा, क्योंकि डिसलोकेटेड है ना। हाँ, तो इसमें आपका जो स्टेम है और जो सॉकेट है, हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें लूज़ हैं। जो चीज़ लूज़ है उसको हटाकर हम नया लगाएंगे। दूसरा हम चेंज करेंगे कि आपका मेटल का हेड डला हुआ था, अब की बार हम सिरेमिक का हेड डालेंगे, क्योंकि उसकी लाइफ डबल होता है। ठीक है? हाँ, पोली भी क्रॉस लिंक डालेंगे। पहले नॉर्मल डला हुआ है, तो उससे क्या है, इन चीज़ों से लाइफ बढ़ जाती है। अगली चीज़ है कि हम MIS टेक्निक से करेंगे। तो कल को मान लो आपको नीचे बैठना है, चौकड़ी लगाना है, इंडियन टॉयलेट यूज़ करना है, तो उसे कर सकते हैं। कुछ एक्सरेज आपको दिखाते हैं कि डिसलोकेशन 17 साल के बाद कैसे हुआ। जनरली डिसलोकेशन फर्स्ट ईयर में ही हो जाता है या फर्स्ट 6 मंथ में ही हो जाता है। 17 साल बाद कैसे हो सकता है, तो हम आपको सबसे पहले उनके एक्सरेज दिखाते हैं। तो नॉर्मली जब हम रिप्लेसमेंट करते हैं तो ये बॉल है और ये सॉकेट है। तो जब इसमें डालते हैं तो बॉल सॉकेट के बिल्कुल सेंटर में होती है,
या ना तो यहाँ होती है ना यहाँ होती है, तो ये बिल्कुल सेंटर में होती है और एक्सरे में भी ऐसा ही दिखता है। लेकिन रामलाल ने जब एक्सरे किया अपना, तो इसमें आप देखेंगे कि जो बॉल है वो सेंटर में नहीं है, बॉल सॉकेट के अपर हाफ में है। यानी कि सॉकेट का सेंटर अगर यहाँ है तो बॉल का सेंटर यहाँ है। दे आर नॉट मैचिंग, देयर इज ए मिसमैच, क्योंकि बॉल ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है। ये कब शिफ्ट होती है? जब ये जो पॉली है ये घिस जाता है। जैसे पॉली घिसेगा तो बॉल ऊपर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाती है। तो ये था उनका 1 साल पहले का एक्सरे। जो लेटेस्ट एक्सरे है वो हमारे पास ये अब इनका हिप डिसलोकेटेड है। तो ये डिसलोकेशन बिल्कुल डिफरेंट टाइप की है, वो हम आपको भी इम्प्लांट दिखाएंगे इनका। तो ये हेड यहाँ पर है, कप यहाँ पर है और ये पूरा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है। लेकिन इसको अपेरेंटली देखने में ऐसे बोन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लग रही है। बट जब हम अंदर गए और हमने इम्प्लांट देखा, जो कि अभी हम आपको दिखा रहे हैं, हम पहले आपको एक नॉर्मल इम्प्लांट दिखाते हैं। तो ये एक नॉर्मल इम्प्लांट है जो आजकल हम यूज़ करते हैं। ये टाइटेनियम का स्टेम है, ये सिरेमिक हेड है, ये हाईली क्रॉस लिंक्ड पोली है और ये ऊपर सॉकेट है। तो इस तरह से हमारा हिप जॉइंट बनता है एंड इट इज़ ए वेरी लॉन्ग लास्टिंग इम्प्लांट। लेकिन जब इनका इम्प्लांट हमने निकाला, जब हम अंदर गए और इनका इम्प्लांट निकाला, तो इनका इम्प्लांट कुछ इस तरह से मिला। तो इसमें आप देखेंगे स्टेम इज़ रीजनेबली गुड, लेकिन जो हेड है वो सिरेमिक नहीं है, वो मेटल का है। जो पोली उस वक्त यूज़ होता था 17 साल पहले, ये हाईली क्रॉस लिंक नहीं था, ये नॉर्मल पोली था। और अब क्योंकि इनकी एक्टिविटीज़ भी ऐसी रही, बहुत स्टेनोस एक्टिविटी है, आर्मी में आपको पता ही है इनकी ट्रेनिंग बड़ी हार्ड होती है, तो ये इसके ऊपर चलते रहे और अल्टीमेटली इनके साथ ये हुआ। ये इम्प्लांट, ये जो मेटल हेड है, इसने सबसे पहले पोली को ख़राब किया, ये यहाँ से डैमेज करते हुए, फिर इसने जो मेटल शेल है उसको भी डैमेज किया और ये इस तरह से चलते 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 ये बिल्कुल ऐसे बाहर निकल आया और डिसलोकेट हो गया। सो दिस इज़ ए रियली डिफरेंट केस। इसमें अगर हम देखें तो ये देखिए, पोली ये इस तरह से नहीं होता है, ये नॉर्मल एक इस तरह से होता है, लेकिन मेटल की फ्रिक्शन की वजह से इसमें पूरा छेद हो गया है, टूट गया है। इसी तरह से जो शेल है, जो नॉर्मली ऐसे इतना स्ट्रॉन्ग शेल होता है, बहुत थिक मेटल होता है, ये इसको भी उस हेड ने काट दिया। जब यहाँ पर फ्रिक्शन होता रहा तो इसकी वजह से ये भी आप देख सकते हैं पूरा कट गया है। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि ये जब मेटल के ऊपर मेटल चलता रहता है सालों तक, तो एक ब्लैक कलर का मटेरियल क्रिएट होता है जिसको मेटलोसिस कहते हैं। और वो जो ब्लैक मटेरियल है वो टिश्यू के चारों तरफ, जो हिप है उसके चारों तरफ फैल जाता है एक ट्यूमर की तरह और पूरी नॉर्मल बोन को रिप्लेस कर देता है, यानी कि डैमेज कर देता है। तो जब हम अंदर गए तो हमने ये सब देखा। And this is the black material that is coming out from all around the implant. This is the typical picture of metallosis. इस इम्प्लांट को देखने के बाद जो पिक्चर थी वो बिल्कुल अलग थी। हमने पूरा इम्प्लांट यहाँ से हटाया, इसको पूरा रिमूव किया, तो ये पूरी बोन इनकी डैमेज थी। ये पूरा इतना एरिया जो कि एक्सरे में विजिबल नहीं था, ये पूरा एरिया इतना, ये पूरी बोन डैमेज थी। इवन फीमर भी यहाँ तक पूरी मेटलोसिस की वजह से पूरी ख़राब हो गई थी। तो ये है आफ्टर सर्जरी। ये देखिए पूरा, ये कैविटीज़ आप देख रहे हैं, ये पूरी कैविटीज़ हैं, ये पूरा यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक इतना बड़ा एरिया, यहाँ पर कोई बोन नहीं है। सिमिलरली फीमर जो यहाँ तक थी पहले, अब आप देखेंगे इट इज़ ओनली अप टू हियर, सिर्फ यहाँ तक बोन है, उसके ऊपर कोई बोन नहीं है। तो इसकी डिटेल पता करने के लिए हमने इनका एक CT स्कैन किया। दिस इज़ द CT स्कैन पिक्चर। इसमें आप देखेंगे कि पूरी बहुत बड़ी बड़ी कैविटीज़ बनी हुई है, अंदर खाली है जहाँ पर कोई बोन नहीं है। आप ये देखिए पूरा, अगर यहाँ देखिए टोटली पूरा डैमेज्ड है बोन। अब इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्यों हुआ ये। सर्जन की गलती निकालना बहुत आसान काम है। ये भी सोच सकते हैं कि शायद अच्छा इम्प्लांट यूज़ नहीं किया गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उस वक्त एक तो जो पॉली था वो हाईली क्रॉस लिंक्ड अवेलेबल नहीं था, जो कि आजकल है। उस वक्त सिरेमिक बॉल्स अवेलेबल नहीं थी, जो आज अवेलेबल हैं। तो सर्जरी आपकी बहुत अच्छी हुई है, लेकिन उसके बावजूद आपका इम्प्लांट घिस गया क्योंकि इम्प्लांट की क्वालिटी ही अवेलेबल नहीं थी। तो इसमें सर्जन की गलती नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आपको बताया गया होगा कि आपने वज़न नहीं उठाना, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी है, लेकिन रामलाल तो मिलिट्री में थे, तो पूरी ट्रेनिंग किया उन्होंने, रनिंग जंपिंग सब कुछ किया है।
तो मैं तो बल्कि कॉम्प्लीमेंट दूंगा इस इम्प्लांट को और सर्जन को कि 17 साल तक वो इस पर चलते रहे। कहने का मतलब है कि अगर आपको रिवीजन बचाना है तो पहली बात अच्छा इम्प्लांट यूज़ करें, सेकंड आपके सर्जन जो आपको इंस्ट्रक्शंस दें, जो प्रिकॉशन बताएं उसको फॉलो कीजिए। दोनों में अगर कहीं भी कमी होगी तो सर्जन को ब्लेम नहीं कर सकते हो आप, देन इट्स योर फॉल्ट। जब इस तरह की आपको मैसिव डैमेज मिलती है तो आपको एक प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है और उसमें आपको अच्छे इम्प्लांट और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है, बिकॉज पेशेंट बार बार सर्जरी के लिए नहीं आ सकता है, नंबर 1। नंबर 2, इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, क्योंकि ऐसी चीज़ के लिए आप कभी भी प्रिपेयर्ड नहीं हो सकते हैं। इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड तो हमें सर्जरी रोक देनी चाहिए। एग्जैक्टली हमने वही किया, सब कुछ रिमूव किया, पुराना इम्प्लांट, सफाई की, क्लीन किया और सर्जरी को वहीं क्लोज़ कर दिया। फैमिली के साथ बैठे, बात की, उनको समझाया कि इसमें हमें कुछ स्पेशल चाहिए, कुछ स्पेशल इम्प्लांट चाहिए। यंग पेशेंट है, इस जस्ट 38, इसमें हमें कुछ ऐसा काम करना है कि इनको बार बार सर्जरी ना करानी पड़े। तो ये सीटी स्कैन हुआ, इसमें इतने सारे डिफेक्ट्स हुए, लेकिन अगर हमें एग्जैक्ट प्लानिंग करनी है, एग्जैक्ट साइज़ देखना है इम्प्लांट का, इसमें क्या करना है, तो उसके लिए हमें कुछ 3D चीज़ चाहिए जिसको हम चारों तरफ से देख सकें। तो ऐसे में टेक्नोलॉजी की सपोर्ट लेना बहुत ज़रूरी है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है। तो हमने इस पेशेंट के जो पेल्विस है उसके एग्जैक्ट साइज़ का एक मॉडल बनाया बाय ए टेक्निक नोन एज 3D प्रिंटिंग। उसमें जो सीटी स्कैन का डाटा है वो हम कंप्यूटर में फीड करते हैं और वहाँ से एक प्रिंटर के थ्रू हमें एग्जैक्टली उसी साइज़ की बोन विद एग्जैक्टली द सेम डिफेक्ट्स हमारे हाथ में आ जाती है। तो ये एक 3D मॉडल हमारे सामने है इनके राइट हिप का। तो इसमें आप देखेंगे कि बोन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, यहाँ पर देयर इज़ नो बोन, और ये पेल्विस के अंदर का हिस्सा है, ये हिप जॉइंट है। तो इससे हमें पता लग जाता है कि कितनी बोन डैमेज्ड है। तो एसिटाबुलम ऐसा नहीं होता है, एसिटाबुलम एक सॉलिड स्ट्रक्चर होती है, लेकिन मेटालोसिस की वजह से आप देखेंगे ये पूरी बोन में बहुत बड़ी बड़ी कैविटीज़ बन गई हैं। बहुत जगह पर बोन है ही नहीं है, देखिए बिल्कुल खाली है। अगर आप इस तरफ से देखें तो अगर हम इनका पुराना कप यहाँ पर रखें तो बेसिकली एसिटाबुलम इतना था, लेकिन अगर आप ये देखें चारों तरफ, ये बोन पूरी खाली हो गई है, ये देखिए। और अगर इस तरह से देखें तो बोन बिल्कुल डिसअपियर हो गई है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है कि यहाँ पर बहुत ही वाइटल स्ट्रक्चर्स, बहुत हमारी इम्पोर्टेंट नर्व्स और वेसल्स क्रॉस करती हैं। सिमिलरली यहाँ की तरफ भी शियाटिक नर्व होती है। तो अगर हम इसका मॉडल क्रिएट नहीं करेंगे और ब्लाइंडली हम सर्जरी करेंगे तो देयर आर चांसेस कि हम इधर जाकर या इधर जाकर इनकी नर्व्स या वेसल्स को डैमेज कर देंगे, जिससे पेशेंट का पैर की मूवमेंट ख़त्म हो सकती है और परमानेंट डिसेबिलिटी हो सकती है। तो इस मॉडल क्रिएट करने से अब मुझे एग्जैक्टली पता है सर्जरी से पहले ही कि हमें किस साइज़ का इम्प्लांट लगाना है और जो कैविटीज़ हैं इसमें हमें कहाँ कहाँ बोन ग्राफ्टिंग करनी है। देखिए पूरा खाली है अंदर, इधर भी खाली है पूरा, तो यहाँ पर ये पूरी कैविटीज़ बनी हुई हैं। तो मैं सर्जरी से पहले ही एक तरह से वर्चुअली एक सर्जरी करके देख सकता हूँ ऑन टेबल बिफोर सर्जरी कि मुझे क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, किस तरह के इम्प्लांट और पड़ सकती है ड्यूरिंग सर्जरी। तो ये मॉडल मेरे पास आने से मुझे कितना बड़ा फ़ायदा हो गया कि मैं पेशेंट को सर्जरी से पहले ही देख पा रहा हूँ कि मुझे अंदर क्या मिलने वाला है। तो मैं अभी से प्लान कर सकता हूँ कि मुझे कहाँ ख़तरा है, कहाँ हमें स्लो जाना है, कहाँ स्ट्रक्चर्स हैं, ताकि पेशेंट को कोई नुकसान ना हो। तो जो ये खाली जगह है यहाँ पर, यहाँ खाली जगह है, कैविटी है, एक कैविटी यहाँ पर है, एक कैविटी यहाँ पर है, और ये जो बोन बची है ये बहुत ही थिन है, यानी कि मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकता। तो मेरे को स्ट्रॉन्ग बोन यहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है और यहाँ मिल रही है। तो इन 3 पॉइंट्स के ऊपर ही हमें अपने कप को फिक्स करना है। अभी मैं सर्जरी करने जाऊँगा तो मेरे पास सब चीज़ें तैयार होंगी। उसके साथ साथ हमें बोन बैंक से कुछ बोन भी लेनी है ताकि मैं इन कैविटीज़ को फिल कर सकूँ। खाली नहीं छोड़ सकते इसको, खाली छोड़ेंगे तो बाद में ये सपोर्ट नहीं दे पाएगा ज़्यादा दिन तक। लेकिन हम इसमें बोन भर देंगे, जैसे ब्लड बैंक होता है ऐसे ही बोन बैंक होता है। तो बोन बैंक से हम इसमें फिल कर देंगे, बोन ग्राफ्ट जिसको कहते हैं, उससे वो कंप्लीट कैविटी बन जाएगी और कुछ महीने में ये बोन बिल्कुल वैसी हो जाएगी जैसे पहले थी। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम पेशेंट की बोन का नुकसान करें, बल्कि ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम पेशेंट की बोन को वैसे नेचुरल बना दें जैसे वो पहले थी। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा पेशेंट को कब होने वाला है, मान लो 25-30 साल के बाद जब इनका अगला रिवीजन होगा, जब इनकी उम्र होगी कोई 65-70 के आसपास, तो जो भी नेक्स्ट सर्जन जब इनको ऑपरेट करेंगे तो उनको बिल्कुल नॉर्मल बोन मिलेगी अंदर, यानी कि हम तीसरी सर्जरी के रिजल्ट को भी इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ये प्लानिंग हमें करनी है। तो दिस इज़ हाउ रिवीजन इज़ डन, हाउ रिवीजन इज़ प्लान्ड।
तो रामलाल की फैमिली हमारे साथ है, नेपाल से सब लोग आए हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि भाई इनको क्या इस सर्जरी से उम्मीद है, कोई इनके मन में कोई सवाल है, ये भी जानना ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी सक्सेसफुल सर्जरी के लिए फैमिली, सर्जन और जो टेक्निक जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, इन सब का कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। सबको पता होना चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं और इसका क्या रिज़ल्ट आने वाला है। जी, कोई सब इन्फेक्शन होने को पॉसिबिलिटी होती है कि 100 में से एक पेशेंट में इन्फेक्शन होता है। ख़ासतौर पर इतनी बड़ी सर्जरीज़ में इन्फेक्शन के चांसेस हमेशा होते हैं, लेकिन हम पूरी प्रिकॉशन ले रहे हैं, एंटीबायोटिक दे रहे हैं, पूरा ध्यान रख रहे हैं इस बात का। अब देखिए इस केस में ना सबके लिए सीखने के लिए है। अगर हम पेशेंट की तरफ से देखें, अगर आप चाहते हो कि आपका इम्प्लांट ज़्यादा लंबे टाइम तक चले तो डॉक्टर की बात माननी चाहिए, ठीक है, लापरवाही नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बार बार सर्जरी होती रहेंगी। और सर्जन के लिए भी सीखने के लिए है कि अगर ड्यूरिंग सर्जरी आपको लगता है कि एक ही सिटिंग में पूरा काम नहीं हो सकता तो रुकने में कोई बुराई नहीं है। हमने रोका सर्जरी को, आपको बताया, आपने भी समझी बात, तो इसमें किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं पेशेंट के भले के लिए कर रहे हैं। तो अगर मेरे कोई कोलीग हैं, कोई सर्जन है और वो इस तरह की सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं, तो उनके लिए भी एडवाइस है कि इट इज़ बेटर टू स्टॉप देन टू डू समथिंग विच इज़ नॉट अप टू द मार्क। तो हमने इस सर्जरी में रोका, अपनी तैयारी की है, और कल जब हम जाएंगे पूरी तैयारी के साथ तो एक अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे। इसी को बोलते हैं दूर से आए दुरुस्त आए। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो किसी भी अच्छे रिजल्ट के लिए, ख़ासतौर पर ऑर्थोपेडिक्स में या आजकल जो मेडिकल फील्ड इतना एडवांस है, उसमें बायो इंजीनियरिंग का बहुत रोल है। यानी कि हमारे जो इंजीनियर कोलीग हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि ये जो 3D प्रिंटिंग की हम बात कर रहे हैं, जो मॉडल है, कुछ साल पहले इट वाज अनथिंकेबल कि ऐसी चीज़ें मिल भी सकती हैं। जैसा पेशेंट का बोन है वैसा एग्जैक्टली मॉडल मिलना मुश्किल था, लेकिन थैंक्स टू माय कोलीग्स जो मेरी टीम के पार्ट हैं, जो 3D प्रिंटिंग का इंचार्ज है, जो देखते हैं उस चीज़ को, मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने 2 दिन के अंदर ही मुझे मॉडल बनाकर दे दिया है। तो प्लीज़ अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। मेरा नाम प्रियांक है और मैं एक बायोमेडिकल इंजीनियर हूँ। और जब सर ने ये केस के लिए हमें अप्रोच करा तो हमने पेशेंट के सीटी स्कैन डेटा को कन्वर्ट करके ये एक मॉडल बनाया, और इस तरह के हम अलग अलग टाइप के मॉडल्स या कस्टमाइज्ड इम्प्लांट्स बना सकते हैं यूजिंग 3D प्रिंटिंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ऑल वर्क टुगेदर, अंडरस्टैंड कि हमें किस तरह से टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है और किस तरह से हम सभी जो हमारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं उनको एक सक्सेसफुल आउटकम हम प्रेजेंट कर सकें। तो ये हमारे लिए भी बहुत बहुत बड़ी लर्निंग एक्सपीरियंस है, और वी आर थैंकफुल टू डॉक्टर कि उन्होंने हमें एक अपॉर्चुनिटी दिया ताकि हम जो भी हम हमसे हो सका उस तरीके की टेक्नोलॉजी को हम लेके आए, और वी आर होपफुल दैट वी विल बी एबल टू प्रोड्यूस मोर सच टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स फॉर हेल्पिंग ऑल सर्जन्स अक्रॉस द वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच। सो आप देख सकते हैं कि इट इज़ ए टीम वर्क। तो इतने सारे लोग मिलके एक रिज़ल्ट के लिए एफर्ट कर रहे हैं। आप इतनी दूर से आए हैं, हम इतने दिनों से एक एक्सपीरियंस को यूज़ कर रहे हैं, इनकी टेक्नोलॉजी हमारे काम आ रही है। रिज़ल्ट सिर्फ हमें अच्छा ही चाहिए, कहीं भी कोई एवरेज या बिलो एवरेज रिज़ल्ट की जगह नहीं है। जो भी करना है बेस्ट करना है। तो दोस्तों, अगर आपके भी किसी पेशेंट को इस तरह की प्रॉब्लम है, और ऐसी प्रॉब्लम है जो बिल्कुल आप होपलेस हो चुके हैं कि बोन ही नहीं बची है और आपको हर जगह से बताया जा रहा है कि इसमें कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। आजकल टेक्नोलॉजी, टेक्निक्स, इम्प्लांट्स, सब चीज़ें इतनी एडवांस हो चुकी हैं कि कुछ ना कुछ रास्ता मिल सकता है। और ये है सर्जरी के बाद। तो इसमें आप देखेंगे कि हमारे पास फीमर, ऊपर फीमर यहाँ तक जो होती है वो थी ही नहीं, यहाँ तक जो फीमर होती है नॉर्मली वो नहीं थी। तो हमें एक लॉन्ग स्टेम डालना पड़ा जिसने नीचे होल्ड किया है, क्योंकि ये बोन हेल्दी है। सिमिलरली ये जो इतनी बड़ी कैविटी बन गई थी उसमें हमें काफ़ी बड़ा कप डालना पड़ा। एक्चुअली अभी पेल्विस थोड़ा टिल्टेड है, अगर इसकी एक्चुअल पिक्चर देखें तो ये इस तरह से पिक्चर है। तो ये हमने एक बहुत बड़ा कप इसमें यूज़ किया है, जिनको हमें स्क्रूज़ की वजह के साथ फिक्स करना पड़ा, बिकॉज देयर वाज नथिंग लेफ्ट। और ये एक स्क्रू अलग से डाला है जो बोन ग्राफ्ट को फिक्स करने के लिए, यानी कि जहाँ जहाँ खाली था वहाँ हमने बोन ग्राफ्ट को फिल कर दिया पूरा। ये देखिए कितने दिन हो गए हैं रामलाल? 8 दिन सर। तो सर्जरी के 8 दिन के बाद रामलाल हमारे साथ हैं, और अब आप देखेंगे कि लेग लेंथ जो पहले पैर छोटा हो गया था ना, हाँ थोड़ा सा छोटा हो गया था, अब इनफैक्ट थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। क्यों? क्योंकि पेल्विस आपका टेढ़ा हो गया, पेल्विक टिल्ट हो गया, वो बाद में ठीक हो जाएगा। तो पहली चीज़ है कि लेग लेंथ हमने कवर कर ली है। दूसरा, कोई दर्द
दर्द नहीं है। कोई पेन नहीं है क्योंकि बिल्कुल स्टेबल है। अब इसमें सिर्फ हमें ये वेट करना है कि आपका इम्प्लांट फिक्स हो जाए वहाँ पे, उसके बाद इस पर पूरा वज़न डाल के चलेंगे। और जो एक्सरसाइज करा रहे हैं वो ज़रूरी है क्योंकि मसल वीक हो जाती है। अगर मसल वीक होगी तो फिर आप लंगड़ा के चलोगे, फिर वो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो प्रॉपर रिजल्ट नहीं आएगा। सो दिस वाज ए चैलेंजिंग केस, और इसमें हमें अपनी सारी इमेजिनेशन, सारे इम्प्लांट्स की रेंज और जो हाई टेक 3D प्रिंटिंग है उसका इस्तेमाल करना पड़ा। आई एम वेरी थैंकफुल कि रामलाल इतनी दूर से हमारे पास आए, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू देयर फैमिली दैट दे आर वेरी कोऑपरेटिव। जो भी बात समझाई गई इन्होंने समझी और उसको फॉलो किया। तो जब हम एज ए टीम काम करते हैं ना तो रिज़ल्ट अच्छा ही आता है ना। एक चीज़ और, जब ये इम्प्लांट इसके अंदर इरोजन करना शुरू करता है तो बहुत अर्ली स्टेज में हमें एक्सरे में दिख जाता है। तो हम जो आपको कहते हैं कि हर साल एक नया एक्सरे करके अपने सर्जन से मिलना चाहिए, इसमें वो चीज़ भी नहीं हुई है। रामलाल ने 17 साल पहले सर्जरी की थी, तब डॉक्टर से मिले थे, या फिर अब रिवीजन के लिए आए हैं। इन्होंने कभी भी कोई फॉलोअप नहीं किया। तो हर साल हम एक्सरे इसीलिए करते हैं कि अगर कोई भी डैमेज शुरू हो गई है तो उसको हम बहुत अर्ली स्टेज पर मैनेज कर सकते हैं। तो अगर हमें अर्ली स्टेज पर पता चल जाता कि इनके पोली में इरोजन हो रहा है, हेड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो हम आज इस सिचुएशन तक नहीं पहुंचते और इनकी रिवीजन बहुत आसान और जल्दी हो जाती। तो दोस्तों, किसी भी सर्जरी की सक्सेस के लिए सर्जन इज़ ओनली ए स्मॉल पार्ट। वी हैव टू वर्क एज ए टीम। फैमिली का रोल है, पेशेंट का रोल है, इम्प्लांट का रोल है, सर्जिकल स्किल का रोल है, हर चीज़ का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है। तो दोस्तों, अगर आप एक अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो आपको ये सारी बातें फॉलो करनी चाहिए। फिर भी अगर आपका रिवीजन होने की नौबत आ गई है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह की टेक्निक्स, जिस तरह की नई टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई है, जिस तरह के इम्प्लांट्स हमारे पास हैं, यू कैन अगेन स्टार्ट योर न्यू लाइफ। तो बिल्कुल घबराने की, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। यू स्ट्रेट अवे रिसर्च, आपने आसपास देखिए कि कहाँ पर हिप रिप्लेसमेंट अच्छा हो रहा है, अच्छे सेंटर पर जाएं, डिस्कस करें अपने सर्जन से। बट स्टिल इफ़ यू हैव सम क्वेरीज, वी आर ऑलवेज देयर। थैंक यू वेरी मच।